नमस्कार बच्चों, स्टार्ट करते हैं कुछ समानार्थी एवं विलोम शब्दों में। ठीक है, आपने जैसे बेटा सुना होगा एक वर्ड स्कूल। स्कूल वही विद्यालय। ठीक है बेटा, ये स्कूल वर्ड सुना होगा आप लोगों ने। ये जो स्कूल वर्ड है ना, ये वर्ड आया है स्कॉला से। ठीक है बेटा, ये वर्ड आया है स्कॉला से। ये वर्ड आया है स्कॉला से, एक ग्रीक वर्ड है स्कॉला। ठीक है, तो स्कूल मतलब एक ऐसी जगह जहां पे आपको शिक्षा मिले, जहां पे आप एजुकेशन के लिए जाओ। ये वर्ड आया है बेटा स्कॉला से, और स्कॉला से एक वर्ड निकलता है स्कॉलर। एक वर्ड निकलता है बेटा स्कॉलर। अगर आप स्कॉलर को नहीं पहचानते हो तो कोई बात नहीं, आप स्कॉलरशिप तो जानते होगे ना बेटा। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप देखो बेटा, ये स्कॉलर और शिप मतलब ये होता है। स्कॉलरशिप का मतलब कि सरकार पैसे वगैरह देती है, स्कॉलरशिप देती है, और जनरली उनको मिलती है जो विद्यार्थी पढ़ने में होशियार हैं। जो विद्यार्थी पढ़ने में होशियार हैं, जो विद्यार्थी स्कॉलर हैं, उनके लिए मिलती है बेटा। होशियार बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। तो बेटा स्कॉलर का मतलब होता है, स्कॉलर का मतलब होता है ज्ञानी। ठीक है, आपको अगर ये भूलो ना वर्ड तो आप स्कूल से फिर स्कॉला, स्कॉला मतलब स्कूल होता था ग्रीक वर्ड में। ठीक है, तो स्कॉला से स्कॉलर आया है, मतलब जो स्कूल से रिलेटेड है। स्कॉलर जो है ना वो स्कूल से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है बेटा ज्ञानी, विद्वान, पंडित। ठीक है, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना उनके लिए हम स्कॉलर वर्ड यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे ज्ञानी लोग जो है, जैसे मान लो कि आप स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, ये सब क्या है? स्कॉलर। ठीक है, कोई भी एक ऐसा इंसान, कोई भी एक ऐसा इंसान जो किसी एक विषय में बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, उसके लिए हम ये स्कॉलर वर्ड यूज करते हैं बेटा। उसके लिए हम स्कॉलर वर्ड यूज करते हैं। स्कॉलर का मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान या फिर पंडित, पंडित या फिर महात्मा। ठीक है बेटा, इंग्लिश में पंडित वर्ड होता है, इसका मतलब होता है ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान हो। पंडित या फिर महात्मा, ये इंग्लिश के वर्ड है बेटा। ठीक है, महात्मा या पंडित ये इंग्लिश के वर्ड है। ठीक है, तो अब स्कॉलर वर्ड पे आते हैं बेटा। स्कॉलर वर्ड्स, ठीक है, जैसे मैं बोलूं स्वामी विवेकानंद वॉज अ स्कॉलर, इसका मतलब स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो एक ज्ञानी पुरुष थे। स्कॉलर का मतलब मैं आपको सीधा बता देता हूं, जैसे कोई इतिहास है, एक विषय उठाओ आप, इतिहास। ठीक है बेटा, अब इतिहास की बहुत ज्यादा बड़े ज्ञानकार जिन्होंने इतिहास में पीएचडी वीएचडी कर रखी हो, मतलब 10-12 डिग्रियां ले रखी हो इतिहास में, वो बड़ी रिसर्च विसर्च करते हो। तो रिसर्च वगैरह जो खोजी वगैरह लोग होते हैं ना, जो बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर विषय को लेके, उन्हें बोलते हैं हम स्कॉलर। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको बताता हूं। एक तो बेटा होता है टीचर। टीचर का मतलब होता है बेटा अध्यापक। ठीक है, ये किसी एक विषय का जानकार होता है, ये किसी एक विषय का जानकार होता है। लेकिन बेटा एक होता है प्रोफेसर। प्रोफेसर जो होता है ना, जैसे मैं बोलूं कि अगर कोई अंग्रेजी का टीचर है, तो जैसे मैं हूं तो मुझे अंग्रेजी का टीचर हूं तो मुझे अंग्रेजी का ज्ञान होगा, मुझे अंग्रेजी का ज्ञान होगा बेटा। लेकिन अगर मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूं, जो कि मैं नहीं हूं, तो उसके लिए मुझे अंग्रेजी का बहुत ज्ञान लेना पड़ेगा। अभी बेटा मुझे अंग्रेजी का प्रोफेसर बनने में 6-7-8 साल लगेंगे। मैं सीख रहा हूं अंग्रेजी, तो धीमे धीमे 7-8 साल में मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर बन जाऊंगा। बेटा प्रोफेसर का मतलब होता है बेटा मेंटर। प्रोफेसर का मतलब होता है बेटा मेंटर। मेंटर का मतलब होता है बेटा गुरु, या कोच नहीं बोलते, कोच। मेंटर का मतलब होता है बेटा गुरु। ठीक है, एक बार मैं समझा देता हूं आपको, यहां पे आपको समझ आ जाएगा। देखो, तो यहां पे मैं प्रोफेसर वर्ड तो लिख ही दूं, यहां पे मैं आपको प्रोफेसर वर्ड लिख देता हूं। ठीक है बेटा, अब देखो मैं ये मेंटर वर्ड समझा देता हूं आपको। ठीक है, अभी स्कॉलर और प्रोफेसर हमें दो वर्ड मिल गए। जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके लिए स्कॉलर भी बोलते हैं बेटा, और प्रोफेसर भी बोलते हैं। अब हम आते हैं मेंटर पे। देखो आपने सुना होगा कि एक होता है टीचर, और टीचर का क्या होता है? स्टूडेंट। जैसे मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हो। ठीक है बेटा, एक होता है मेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में टीचर को अध्यापक।
ठीक है, और इसको बोलते हैं विद्यार्थी। ठीक है बेटा, विद्यार्थी। मेंटर का मतलब होता है बेटा गुरु। मेंटर का मतलब है, तो गुरु और अध्यापक में अंतर है। गुरु और गुरु का बेटा होता है डिसिपल। गुरु का होता है डिसिपल। गुरु का हमेशा शिष्य होगा, गुरु का कभी कोई विद्यार्थी नहीं होता है। तो टीचर और स्टूडेंट एक प्रोफेशनल रिलेशन है जो आप में और मुझ में है। लेकिन जैसे जैसे 10, 11, 12 महीने हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि नहीं नहीं सर ने हम लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत दे दिया है, हम लोगों को ज्ञान लेने की आदत दे दी है, जब 12 महीने बाद आप परिवर्तित ही हो जाओगे बेटा, पूरा पूरा परिवर्तित हो जाओगे। आपकी साइकोलॉजी, सोचने की शक्ति, सारी चीजें सब बदल जाएंगी। मुझे ये भी पता है अभी कि 4 दिन बाद इंडिया और चाइना के बॉर्डर में क्या होने वाला है, 90% पता है। ये चीज मैं आपको 12 महीने में ट्रांसफर कर दूंगा। भाई भारत और चीन के बीच में जो स्कफल्स चल रहे हैं उनके बारे में मुझे 90% अंदाजा है कि 4 दिन में क्या होने वाला है। ये चीज मैं आपको सिखा के जाऊंगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको पूरी जिंदगी में उठाता रहेगा। बात ये नहीं कि आप सरकारी नौकरी लग गई एक बार तो ठीक है, बस नौकरी करी, शाम को आए, रोटी सब्जी खाई, सो गए। ये जिंदगी नहीं है। हम आपको उठाते जाएंगे, धीमे धीमे आप साल दर साल ऊपर चले जाओगे। हम ये आपको कॉन्फिडेंस दे देंगे। तो धीमे धीमे मैं मेंटर बन जाऊंगा, ठीक है, और आप बन जाओगे मेरे डिसिपल। ठीक है बेटा, अगर आप डिसिपल की बात करो, ठीक है, या फिर आप पीपल की बात करो, इनका मतलब होता है शिष्य। इनका मतलब होता है शिष्य या फिर फॉलोअर। फॉलोअर, ठीक है, जैसे उस पे फेसबुक पे फॉलो करते हैं ना, तो फॉलोअर को भी हम शिष्य बोलते हैं। आप मेरी बातों को अगर समझने लगे और आपको लगा कि नहीं सर सही बातें बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, तो आप फिर मेरे फॉलोअर बन जाओगे। मतलब मेरी बातों को आप स्वीकारना शुरू कर दोगे, ठीक है। नहीं तो फिर आप केवल मेरे स्टूडेंट रहोगे। तो टीचर का मतलब अध्यापक, स्टूडेंट का विद्यार्थी। लेकिन मेंटर का मतलब होता है बेटा गुरु। मेंटर का मतलब होता है गुरु, ठीक है। उसके होते हैं डिसिपल, शिष्य। डिसिपल माने बेटा शिष्य। डिसिपल और स्टूडेंट में फर्क है, डिसिपल, पीपल और फॉलोअर, ठीक है बेटा। गुरु को और भी कुछ बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे सेज। सेज का मतलब बेटा क्या होता है, महात्मा। सेज का मतलब होता है बेटा महात्मा या ज्ञानी, ठीक है। सेज का मतलब होता है बेटा ज्ञानी, अ वाइज मैन, क्योंकि वाइज का मतलब होता है ज्ञान। तो वाइज मतलब जिसने ज्ञान लिया हो। तो सेज हो गया, मेंटर हो गया, एक वाइज मैन, ये गुरु की परिभाषा है। गुरु क्या होता है, गुरु होता है ज्ञानी। तो गुरु कभी लठ मारना थोड़े ना सिखाता है, हालांकि मैं सिखाता हूं, ठीक है, तो मैं गुरु नहीं हूं आपका। गुरु वो होते हैं जो राजा महाराजा को जब कभी भी दिक्कत होती थी तो राजा महाराजा गुरु के पास जाते थे कि साहब ये समस्या आ गई है, अब इसको कैसे हम डील करें, ठीक है। गुरुकुल होते थे ना, गुरुकुल। तो अब देखो आप एक बात को समझो ध्यान से, गुरु को आप कभी भी किसी भी टीवी सीरियल में गुरु को देखना, गुरु ऐसे हड़बड़ाता क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे पढ़ाता है क्या? नहीं। गुरु हमेशा धैर्य रखना सिखाता है। आप जितना स्लो पढ़ोगे, मेरी बात समझना, उतना अच्छा सीखोगे। दौड़ भाग के कोई फायदा नहीं है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनको आप देखना, उन्हें धैर्य रहता है, समझ रहे? तो स्कॉलर्स को हम मेंटर बोलते हैं, स्कॉलर्स को हम सेज बोलते हैं, स्कॉलर को हम वाइज मैन बोलते हैं। क्योंकि बेटा वाइज एडजेक्टिव है तो मैन लगाना जरूरी है। वाइज मैन, वाइज वुमेन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये लोग बेटा प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट का मतलब होता है बेटा ज्ञानी, जिनमें प्राउड हो, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब प्राउड हो। प्राउड कब होगा, जब ज्ञान होगा। तो प्रूडेंट का मतलब होता है बेटा ज्ञानी, ठीक है। तो स्कॉलर के ये सारे वर्ड जो है ना सेम है। प्रोफेसर हो गया, मेंटर हो गया, सेज हो गया। सेज का मतलब महात्मा या गुरु, वाइज का मतलब होता है ज्ञानी। लेकिन हमें मैन लगाना पड़ेगा क्योंकि बेटा ये सारे नाउन है, ये सारे नाउन है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। आप ना विवेकानंद जी जो है ना, ठीक है, विवेकानंद जी, उनके लिए विवेकानंद जी एक सेज थे, साधु थे, ठीक है, ओके। इसका एक नाउन भी हो, एडजेक्टिव भी होता है सैगेसियस। ये नाउन है, मतलब एक ही है। ये नाउन है,
यहां पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सेज से ही निकल के एक वर्ड आया सैगेशियस। तो विवेकानंद वॉज अ सैगेशियस मैन। या तो आप ये लिख दो कि विवेकानंद जी, देखो बेटा मैंने ये लिंकिंग वर्ब लगा दी ना, यहाँ पे लिंक लगा दिया, मैं आपको पढ़ा चुका हूं लिंकिंग वर्ब। विवेकानंद के बारे में बता रहे हैं, अब विवेकानंद जी तो है नहीं, तो इज तो लगा नहीं सकते क्योंकि विवेकानंद जी पास्ट के हैं, तो V2 यूज कर दो। विवेकानंद जी वॉज अ सैगेशियस मैन। या तो आप ये लिख दो या फिर आप ये लिख दो कि विवेकानंद जी वॉज अ सेज, ऐसे, ठीक है, क्योंकि सेज नाउन है, सैगेशियस एडजेक्टिव है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया बात है। तो आपको सेज, मेंटर, प्रोफेसर, स्कॉलर, इन सब के मतलब समझ में आ गए। पंडित हो गया, महात्मा हो गया, ये भी इसी कैटेगरी के वर्ड हैं। ये इंग्लिश में है बेटा, पंडित वर्ड जो है ना इंग्लिश में है, ठीक है, ये इंग्लिश का भी वर्ड है, ठीक है। अब और बताता हूं मैं, ठीक है। इस सैगेशियस को क्या करता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि बेटा बहुत सारे वर्ड आने वाले हैं इसी का। सैगेशियस, अ सैगेशियस मैन, ठीक है, अ वाइज मैन, ठीक है। वुमेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चियां नाराज नहीं होंगी कि सर आप मैन को प्रेफरेंस दे रहे हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आई एम इक्विवोकल, ठीक है, अबाउट मैनशिप एज वेल एज वुमेनशिप, ठीक है, मुझे दोनों की बराबरी में बिलीव है, ठीक है भैया, ओके हो गया। हाँ, ये वर्ड्स हो गए, आपको समझ आ गया होगा। बेटा एक वर्ड होता है एकेडमिक, एकेडमिक, एक वर्ड होता है एकेडमिक, एक वर्ड होता है बेटा एकेडमिक। ये जो एकेडमिक होता है ना वर्ड, ये वर्ड बना है एकेडमी से, और ये एकेडमी जो वर्ड है ना एकेडमिक, इसका मतलब होता है बेसिकली किताबों, कोई भी चीज हो ना किताबों से रिलेटेड होता है, ठीक है, किताबें। देखो जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूं एकेडमिक, देखो आपका एक स्कूल है, उस स्कूल में जैसे बोर्डिंग स्कूल है तो वहां पे प्लेग्राउंड होगा, हॉस्टल्स होंगे। अगर मान लो आपका एक स्कूल ऐसा है जहां पे बोर्डिंग स्कूल है, जहां पे आप रहते हो, ठीक है, वहां पे मैस भी होगा खाने का, बहुत सारे गेम्स होंगे, फिर क्वार्टर होंगे टीचर्स के, यहाँ पे शिक्षा दी जाती होगी, शिक्षा। तो इस पूरे गुरुकुल को या फिर बोर्डिंग स्कूल में जो ये पार्ट है ना जहां पे शिक्षा दी जाती होगी, उसे एकेडमिक बोलेंगे। एकेडमिक आप वहां पे बोलते हो चीजों को, जैसे आपका पूरा घर है बहुत बड़ा, तो आपका एकेडमिक रूम कौन सा होगा, जिस रूम में आपकी किताबें रखी होंगी। आपका एक बहुत बड़ा घर है, 7-8 लोग हैं, गांव में बड़े बड़े घर होते हैं, तो आपका एकेडमिक रूम कौन सा होगा, आपका एकेडमिक रूम या एकेडमिक हॉल क्या होगा, जहां पे आपकी किताबें रखी होंगी, जहां पे आप पढ़ते होगे। आपका जो स्टडी रूम होता है ना, जो स्टडी रूम, उस स्टडी रूम को हम एकेडमिक रूम बोलते हैं, एकेडमिक। और एकेडमिक पर्सन कौन होता है, जैसे मैं बोलूं ही इज एन एकेडमिक, या फिर मैं बोलूं ही इज एन एकेडमिशियन, ठीक है। तो एकेडमिक या एकेडमिशियन, आप दोनों में से कोई भी वर्ड लगाओ, ये भी बेटा नाउन की तरह ही ट्रीट होता है। तो ही इज एन एकेडमिशियन या एकेडमिक, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या ध्यान आना चाहिए, किताबें, बस ये बात याद रखनी है। तो जो किताबों मतलब किताबों में जो रुचि रखता हो ना, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ता, उसे एकेडमिशियन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप बात करो, ठीक है बेटा, अगर आप बात करो सुब्रमण्यम स्वामी की, सुब्रमण्यम स्वामी जी एक नेता है, ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी जी एक बीजेपी के नेता हैं। मैं उनके बारे में बता दूं, ही इज पंडित, महात्मा, सैगेशियस, इन सब के लिए अप्लाई होते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, क्योंकि बीजेपी के जितने भी मेजर डिसीजंस हैं, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो 370 हो, इनको कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास कराने में सबसे अहम योगदान सुब्रमण्यम स्वामी का है। सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। अगर आप मनमोहन सिंह की बात करो तो मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के एकेडमिक हैं। ही इज अ वाइज मैन, सैगेशियस, सेज, क्योंकि अर्थशास्त्र की उन्हें जानकारी है। तो किसी भी फील्ड का मास्टर जो होगा, अब्दुल कलाम के लिए आप ये सारे वर्ड यूज कर सकते हो। मतलब केवल गुरु वाली बात नहीं कि जो क्लास ले रहा है वो नहीं, प्रोफेसर आप ऐसा जरूरी नहीं है। भाई डॉक्टर किसके आगे लगाते हो, भाई डॉक्टर
कोई भी पीएचडी कर ले, अब किसी ने मान लो इतिहास में पीएचडी की है तो उसको डॉक्टर बोलने लगते हैं, जैसे डॉक्टर अंकित सिंह, डॉक्टर अंकित मतलब डॉक्टर नीतीश झा। डॉक्टर क्यों लगाते हैं पीएचडी वाले के आगे? वहां पे उस डॉक्टर का मतलब है कि उसने उस सब्जेक्ट में डिटेल में जानकारियां ली हैं। ऐसा नहीं कि इतिहास का जो पीएचडी किया हुआ डॉक्टर है वो ऑपरेशन करने जाएगा। वो डॉक्टर मतलब ज्ञानी आदमी के लिए यूज कर रहे हैं। ही इज एन स्कॉलर, अ प्रोफेसर, अ मेंटर, अ सेज, सगेशियस, वाइज मैन, एकेडमिक या एकेडमिशियन लगा दो, ठीक है, बात एक ही है। ये मॉडर्न यूज है एकेडमिक ना, पहले नहीं था, पहले एकेडमिशियन यूज करते थे, अब ही इज एन एकेडमिक्स, तो ऐसे यूज करने लगे, ठीक है। तो एकेडमिक हो गया आपका। अब बेटा इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है ब्लू स्टॉकिंग। ये आपको ना ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग का मतलब होता है बेटा पंडिताऊ। पंडिताऊ मतलब देखो ये ना जनरली देखो बेटा पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन अगर मैंने नेगेटिव लगा दिया तो अधिकतर नेगेटिव में भी यूज होता है। ब्लू स्टॉकिंग का मतलब पहली चीज तो समझ लो, ब्लू और स्टॉकिंग। ब्लू का मतलब बेटा यहां पे है बुक्स, यहां पे है बेटा बुक्स। ब्लू का मतलब यहां पे है बुक्स, किताबें। और स्टॉकिंग का मतलब भर रखी हैं दिमाग में। जो किताबी कीड़े होते हैं ना, बुक वॉर्म, उनके लिए भी हम ब्लू स्टॉकिंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी स्कॉलर वर्ड यूज किया जाता है। अब बुक वॉर्म का मतलब बुक माने किताब और वॉर्म माने कीड़ा, तो बुक वॉर्म और ब्लू स्टॉकिंग लगभग सिमिलर है। बस ब्लू स्टॉकिंग में क्या है बेटा, ये एक ईडियम है जो आता है, कई बार आया है। ब्लू स्टॉकिंग वो लोग होते हैं जो ज्ञान तो जिनके पास होता ही है और बघारते भी बराबर है, मतलब ज्ञान उनको है और बार बार चर्चा बहुत करते हैं वो, मतलब ज्ञान को, दो लोगों को ज्ञान नहीं बोलते, पंडिताऊ है, बोलते ज्ञान बांटता रहता है। तो ज्ञान है भी और बांटते भी रहेंगे, तो ज्ञान बांटने की जो इनकी आदत है, इसी वजह से ये वर्ड नेगेटिव हो जाता है कि भाई ज्ञान बांट रहे हैं, ठीक है। तो वो जो लोगों को मतलब प्रीचिंग करते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं, ऐसा कैसे किसी को भगवत गीता की जानकारी है बहुत ज्यादा, या फिर रामचरितमानस बताते हैं ऐसे से ऐसा होना चाहिए, तो नॉलेज भी होती है इनको, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा ये वर्ड हो गया। अब देखो एक वर्ड होता है लर्न, ठीक है, LEARN। लर्न का मतलब होता है सीखना, लेकिन अगर मैं ED लगा दूंगा तो लर्न का मतलब होता है सीखा हुआ। लर्न का मतलब होता है बेटा सीखा हुआ, इसका मतलब होता है ज्ञानी। ही इज अ लर्न मैन। समझ रहे हो बात को? अ लर्न इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह इज अ LEARNED लर्न इकोनॉमिस्ट। इसका मतलब है बेटा सीख चुके हैं इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे तरीके से। तो लर्न का मतलब यहां पे बेटा ज्ञानी है, ठीक है, क्योंकि वर्ड की थर्ड फॉर्म यूज कर दी, प्रेजेंट परफेक्ट बताया था ना, काम हो चुका है। तो लर्न का मतलब ED वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको पार्टिसिपल एडजेक्टिव में यूज किया है। अ लर्नड इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र के ज्ञानी हैं। तो ये है, ठीक है बेटा, ये वर्ड भी यूज होता है। फिर एक वर्ड यूज होता है बेटा लेटर्ड, LETTER। लेटर माने बेटा क्या होता है? शब्द। लेटर माने बेटा होता है शब्द। फिर धीमे धीमे इसको शब्द की जगह पे लोग बोलने लगे पढ़ाई। तो लेटर्ड का मतलब भी लर्नड ही होता है। लेटर्ड का मतलब भी बेटा लर्नड ही होता है। इसका मतलब भी होता है ज्ञानी, इसका मतलब भी होता है स्कॉलर। मैं सारे समानार्थी शब्द बता रहा हूं स्कॉलर के, और लगभग आपको ये सारे शब्द पता भी हैं, तो याद करने में आसानी होगी। स्कॉलर का मतलब होता है अ लेटर्ड मैन, अ लर्नड मैन, ये एडजेक्टिव है दोनों, ठीक है। अ लर्नड पर्सन या फिर लेटर्ड पर्सन, ठीक है। अ लर्नड, जैसे कई बार ऐसा एक ईडियम आता है, अ मैन ऑफ लेटर्स। अब ये ईडियम आया, ये मुहावरा है, अ मैन ऑफ लेटर्स। अब आपको अंग्रेजी की फीलिंग आने लगी तो आप तुरंत इस वर्ड को समझ जाओगे। अ मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या है? शब्दों का आदमी नहीं, यहाँ पे लेटर्स का मतलब किताबें हैं बेटा, तो किताबों का आदमी मतलब किताबें भरपूर पढ़ रखी हैं इसने, मतलब ज्ञानी आदमी। अ मैन ऑफ लेटर का मतलब बेटा क्या होता है? ज्ञानी आदमी। समझ रहे हो? यही चीज है, तो याद नहीं करना। जैसे देखो एक वर्ड होता है इंटेलिजेंट,
देखो इधर पे मैं बना देता हूं इसको, ये तो आप समझ ही गए होगे ना। मैं यहां पे देखो करता हूं, एक वर्ड होता है इंटेलिजेंट, इसी से डिफाइन करता हूं, ये आपको आता है ना। अब इस वर्ड से देखो ये जो इंटेल है ना, इंटेल, इंटेल का मतलब होता है बेटा जानकारी, इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंटेल का मतलब होता है जानकारी, ये मैं आपको बता चुका हूं ना, ठीक है। अब देखो कैसे वर्ड आपके कवर होते हैं, और ये आदत मैं आपको 12 महीने में लगा दूंगा, तो जो सीखने की आदत आपको पड़ेगी ना, मतलब मजा आ जाएगा। इंटेल माने होता है बेटा जानकारी, और इंटेल देखो इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉ क्या है इंटेलिजेंस एजेंसी, आईबी क्या है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस वर्ड भी तो इंटेलिजेंट से ही आया है ना। तो इंटेल का मतलब केवल जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं होता है, इसका मतलब होता है वो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण काम की जानकारी, ठीक है। ऐसा नहीं कि उनके खेत में 4 नंग घुसे हैं, उनके खेत में 6 नंग चल रहे हैं, ये नहीं जानकारी। जानकारी का मतलब काम की जानकारी, इंटेल। अब इंटेलेक्चुअल या फिर इंटेलेक्ट, ये क्या होते हैं? इंटेलेक्ट या इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है स्कॉलर। इंटेलेक्चुअल या फिर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट या फिर इंटेलेक्चुअल बोलते नहीं, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात आपको समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, ये तो आपने सारे वर्ड पढ़ रखे हैं ना लगभग ये। अब देखो बेटा, आप देखना इंटेलेक्चुअल्स कौन होते हैं। बेटा कभी भी आप इंग्लिश देखोगे ना तो आपको थिंक टैंक मिलेंगे, ये वर्ड यूज करेंगे, बहुत ज्यादा न्यूज पेपर वर्ड यूज करते हैं कि थिंक टैंक का क्या सोचना है। बेटा थिंक टैंक क्या होता है? जैसे राजा होता है ना, राजा, तो राजा के बहुत सारे मंत्री होते थे पहले। तो मंत्री जब राजा था तो राजा को सजेशन कौन देगा, राजा को जानकारी कौन देगा बेटा? उनके मंत्री। भाई किसी भी चीज में राजा फंसेगा तो जो सलाहकार होते हैं ना, जो सलाहकार होते हैं राजा के, वो होते हैं थिंक टैंक, और वो होते हैं इंटेलेक्चुअल्स या फिर इंटेलेक्ट्स या फिर इंटेलेक्ट्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो ना बेटा, मैंने कई जगह पे आपको बताया ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये तो आप भूल भी जाओ तो भी दिक्कत नहीं है। आपको 75-80 नंबर चाहिए, हम दिला देंगे। 100 में 100 तो नहीं चाहिए ना, भूल के भी मत ऐसा सोचना। मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए आप कम से कम रटो चीजों को, समझो ज्यादा। एडजेक्टिव नाउन अगर आप एकदम पढ़ गए कि नहीं कौन एडजेक्टिव कौन नाउन, अलग अलग वर्ड याद कर, वो छोड़ देना। मेन चीज है आप भाषा को फील करो। आपको 75-80 से ऊपर 100 में से कोई नहीं रोक सकता। 50 का पेपर दोगे तो आपको 38-40 नंबर में से कोई नहीं रोक सकता, और इवन 45 आ जाएंगे। अब देखो बेटा थिंक टैंक, अब जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी की सरकार है, लेकिन कुछ सलाहकार होंगे उनके, उन सलाहकारों को बेटा थिंक टैंक बोला जाएगा। उनका काम है सोचना। तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग जो स्कॉलर होंगे, ठीक है, जैसे वॉर टाइम स्कॉलर्स, जो जिन्होंने बड़े बड़े कर्नल मेजर उन्होंने युद्ध देखे होंगे, तो सब अपना अनुभव शेयर करेंगे, और अब विचार करते होंगे ये लोग एक साथ बैठ के, डिबेट करते होंगे, डिबेट बहस करते होंगे। बहस यहाँ पे पॉजिटिव है बेटा, बहस का मतलब डिबेट करना, मतलब एक दूसरे से वाद विवाद करना, वाद संवाद, डिबेट, ठीक है। डिबेट आता है कई बार, ठीक है, टीवी में वो बैठे रहते हैं 6-6 लोग डिबेट। तो थिंक टैंक क्या है? फिर मोदी जी को सलाह देंगे। तो मोदी जी के सलाहकार है ना, वो ज्ञानी लोग होते हैं, स्कॉलर। ऐसे नहीं कि मैं बैठ गया, ठीक है, मेरे को आता जाता कुछ है नहीं, मैंने कहा ठोक दो, चला दो बम एक चाइनीज, ऐसे नहीं। कैसे इस मैटर को कम से कम हानि में सुलझाया जाए, ये थिंक टैंक का काम है। वो होते हैं बेटा इंटेलेक्चुअल्स या फिर इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट या इंटेलेक्चुअल्स को हम थिंक टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थिंक टैंक। समझ आ गई बात? अब सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या है? नरेंद्र मोदी के लिए एक थिंक टैंक है, बहुत ज्यादा सहायता करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी है, उन्हें पढ़ने में बिलीव है, और उन्हें इस बात का ईगो भी है। यहाँ पे बेटा ईगो नहीं, ईगो का मतलब कई लोग समझते हैं घमंड। ईगो के 2 मतलब होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। एक तो होता है घमंड, एक होता है स्वाभिमान। तो स्वामी जी जो है ना, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्हें स्वाभिमान है अपनी जानकारी पे, ठीक है। अगर कोई पंगा लेता है तो छोड़ते भी नहीं है वो उसको। ये बात समझ आई आपको? ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, मतलब जितने आप याद करते जाओ ना, बाकी हम याद कराते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक सेग था,
सेज मैंने पढ़ाया था। इसके साथ एक सेवेंट भी वर्ड यूज होता है, तो सेज हुआ, सेवेंट हुआ, एक सीर वर्ड हुआ। ये सेवेंट और सीर भी आप देख सकते हो, सेज से ही रिलेटेड है। सेज मतलब ज्ञानी, गुरु, महात्मा, ठीक है। तो सेवेंट जो होता है ना, सेवेंट, ये सर्वेंट नहीं, सेवेंट है, ठीक है, सेवेंट। तो सेवेंट वर्ड सेज से आया हुआ है, सेज से आया हुआ है सेवेंट वर्ड, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात? तो अब यहाँ पे सीर वर्ड देखो बेटा, सीर पता है क्या होता है? देखो बेटा, सीर क्या होता है? अब मैं थिंक टैंक से ही रिलेट कर देता हूं बेटा। जब भी राजा कभी कंफ्यूज होता था तो अपने गुरु के पास जाता था और गुरु से बोलता था कि गुरुजी मार्गदर्शन करें। तो गुरुजी आंखें खोलते थे पहले, राजा कभी समस्या नहीं बोलता था, गुरुजी राजा का मुंह पढ़ के समस्या जान लेते थे। वो लोग होते हैं बेटा सीर। सीर एक थोड़ा जादू वाला वर्ड है, जो लोग भविष्य देख सकते हैं। तो बेटा जो थिंक टैंक है ना, जैसे मैंने जो जानकारी एकत्रित की है, मुझे लग रहा है 90% ये होगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो ऐसे ही जो थिंक टैंक है ना, वो कैसे विचार करते हैं कि भाई अब ये चीज होने वाली है, चीन ये चीज कर सकता है, अब चीन ये चीज करेगा तो हमें कैसी तैयारी करनी है। तो ये भविष्य की जानकारी रखते हैं, क्योंकि ये चीन को 100 सालों से पढ़ते आ रहे हैं। मतलब 100 साल का इतिहास चीन का, 100 साल के वो नहीं, मतलब 100 साल का इतिहास पढ़ रखा है। तो जानते हैं कि चीन अब क्या कर सकता है, तो अंदाजा लगाते हैं। तो सीर जो होता है ना, वो भविष्य देख लेता है, इतना ज्यादा ज्ञानी होता है कि वो भविष्य देख लेता है बेटा। तो सेज हो गया, सेवेंट हो गया, सीर हो गया, ये सब स्कॉलर से रिलेटेड वर्ड हैं जो आपको मिलते रहेंगे। समझ आई बात? ठीक है। तो अब देखो बेटा, सीर हो गया, सेवेंट हो गया, सेज हो गया। यहां पे लिखे देता हूं सेज, सीर, सेवेंट, ठीक है बेटा। आज तो ज्ञानी लोगों की बात चल पड़ी। एक वर्ड होता है, इसको जरूर याद कर लेना, एरुडाइट। एक वर्ड होता है बेटा एरुडाइट, इसको जरूर याद कर लेना। बहुत ज्यादा पसंदीदा वर्ड होता है ये इंग्लिश का, एरुडाइट, ठीक है। एरुडाइट जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है वास्तव में ज्ञानी, जो वास्तव में ज्ञानी हो। एरुडाइट स्टेज कब होती है? और बेटा अगर कोई भी इंसान इस स्टेज तक पहुंच जाता है, एरुडाइट की स्टेज तक, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। एरुडाइट का मतलब ये होता है, देखो बेटा, मतलब मेरे कहने का कि रियल में, वास्तव में आपको चीजें आती हूं, आप कहीं पे पिस नहीं रहे हो। जैसे आज तक वगैरह है, मतलब कोई भी न्यूज चैनल हो, ठीक है, हिंदी में जो आप न्यूज चैनल सुनते हैं, जितने भी सारे न्यूज चैनल्स वगैरह हैं, वहां पे उनकी पब्लिक जो है वो अलग होती है, ठीक है। जनरल पब्लिक है, गांव का किसान है, तो वो उस भाषा में चीजों को समझाते हैं। आज तक वाले सरल से सरल भाषा करते हैं। वहीं अगर आप आरएस टीवी पे जाओगे, तो आरएस टीवी की चाहे आप न्यूज सुनो, राज्यसभा टेलीविजन, लोकसभा टेलीविजन, चाहे उनके डिबेट सुनो, तो उनकी बहस अलग स्तर की होती है, क्योंकि वो चैनल्स जो लोग देखते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो पढ़े लिखे लोग जो डिबेट देखते हैं, तो वहां पे जो लोग डिबेट कर रहे होते हैं ना, वो एरुडाइट होते हैं, वो महान महान लोग होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो मतलब पढ़े लिखे मंत्री लोगों को राजा के एरुडाइट बोला जाता है। मतलब इसी से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। समझ आ गई बात कि नहीं आई? आशा है आपको समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। एरुडाइट का मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान, ठीक है। चाणक्य को आप एरुडाइट बोल सकते हो, चाणक्य को आप लिटरली एरुडाइट बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? संस्कृत का कोई बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, उसको एरुडाइट बोल सकते हो आप, ठीक है। किसी भी भाषा का, शेक्सपियर वॉज एरुडाइट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। कोई महान कवि हो, उनको भी आप एरुडाइट बोल सकते हो। तो अब तो एक बात ये समझ में आ गई हमें, ठीक है। सब कुछ हमारा यहाँ पे निपट गया, इनका हो गई बात भैया। अब ध्यान से सुन लो, स्कॉलर वर्ड को दो जगह पे यूज किया जाता है। एक तो ज्ञानी, विद्वान, पंडित, महात्मा, गुरु या महंत, इनके लिए यूज किया जाता है। महंत का मतलब बेटा ज्ञानी होता है, पूजा करने वाले पंडित जी नहीं, ज्ञानी जो प्रवचन देते हैं, ठीक है, उनके सेंस में बोल रहा हूं। एक तो ये हो गया।
जो आपको 90% यूज में मिलेगा। 10% ये आपको यूज में मिलेगा जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैं आम विद्यार्थी की बात नहीं कर रहा हूं, जो स्टूडेंट हो लेकिन मतलब थोड़े इंटरेस्टेड हो। स्टूडेंट का मतलब ऐसा नहीं कि पता चला कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पान गुटखा तमाकू खा के पड़े हुए हैं, पता चला 4 नंबर गेट पे, वो स्टूडेंट नहीं। जो अप्रेंटिस हो, स्टूडेंट जो ज्ञान ले रहा हो, लर्नर हो, जो सीखने में रुचि रखता हो, ठीक है, जो डिसिपल हो, ठीक है, तो इनके लिए भी, जो फॉलोअर हो, ठीक है, इनके लिए भी हम स्कॉलर वर्ड को यूज करते हैं। तो कई बार अगर मान लो ऐसे आ गया, ठीक है, ओके, जैसे पीपल हो, स्कूल बॉय हो, तो ऐसा नहीं कभी विद्यार्थी के लिए आ जाए तो आप कहो नहीं सर स्कॉलर माने विद्यार्थी तो होता ही नहीं। बेटा इसके लिए भी स्कॉलर वर्ड को यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, ज्ञानी अधिकतर जगह पे यूज होता है, लेकिन कभी शिष्य के टर्म में, विद्यार्थी के टर्म में यूज होता है तो आप उसको गलत नहीं बोलना। तो आज हमने स्कॉलर में बहुत सारे वर्डों को सीख लिया। ठीक है बेटा, अब क्या है ना, देखो इंग्लिश है ये, सीधी सी बात बता रहा हूं मैं, इंग्लिश है ये। बेटा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, वाइज। वाइज का मतलब मैंने क्या बताया, ज्ञानी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जैसे मैं बोलूं द एल्डर ब्रदर, एल्डर का मतलब बड़ा भाई, इज वाइजर देन द यंगर वन। यंगर वन, दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, तो ये बोल रहे हैं कि बड़ा भाई जो है वो वाइजर है छोटे भाई से। तो बड़ा भाई और छोटे भाई, इनमें कंपैरिजन करके दिखाया है। तो क्या ये यहां पे ये बोल रहे हैं कि नहीं बड़ा भाई ज्यादा ज्ञानी है छोटे भाई से, बड़े भाई में ज्यादा ज्ञान है? नहीं, इस वर्ड को यहां पे आम तौर पे यूज किया है। इसका मतलब है बड़ा भाई ज्यादा समझदार है। इसका मतलब है बेटा बड़ा भाई ज्यादा समझदार है। और ये है अंग्रेजी, ये आती है पढ़ने से। समझ रहे हो बात को? आपका एग्जाम निकालने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बार बार ये बोलूंगा, ग्रामर वोकैबुलरी के कॉम्बिनेशन को मिला के आप अंग्रेजी को पढ़ कितना अच्छे से लेते हो, पढ़ के समझना, मतलब पढ़ के कितना अच्छे से समझ लेते हो, उतने जल्दी एग्जाम निकल जाएगा। तो दोनों पोर्शंस चाहिए हमें। अगर ग्रामर की जरूरत है, लेकिन बराबर वोकैबुलरी की भी। अगर केवल ग्रामर की जरूरत नहीं होती तो सारे इंग्लिश मीडियम वाले पहले ही बैठे होते। ग्रामर भी वो डिटेल में पूछते हैं, जो सुबह चल रहा है, ऐसे अभी घुमाऊंगा फिर आऊंगा, कल देखना, परसों देखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और घूमेंगे और घूमोगे। ठीक है, तो ग्रामर डिटेल में आती है बेटा, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। उसका रीजन ये है कि आपको वहां पे लेटर लिखने हैं नौकरी में अंग्रेजी में। एक दो शब्द आपने गलत लिख दिए तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, 2 करोड़ पता है लेने हैं, 2 करोड़ देने पड़ जाएं। ठीक है भाई, समझ आ गई आपको बात? अब क्या हम ईडीएम पे चलें? अब हम मुहावरों पे चल सकते हैं। ठीक है भाई, तो कुछ नए मुहावरे देखते हैं। देखो बेटा एक बात बता देता हूं फिर से, मुहावरे जो है ना समझना। लोग बोलते हैं चलो हमारे पेपर में 5 मुहावरे आने हैं, कर लो याद। मुहावरे कभी भी मुहावरों के लिए याद मत करो एग्जाम में आने के लिए। वो आपके PQRS में यूज होंगे, वो आपके पैसेज में यूज होंगे, वो क्लोज टेस्ट में यूज होंगे, वो इंप्रूवमेंट में यूज होंगे, वो एरर में यूज होंगे। जहां जहां रीडिंग की अंग्रेजी आएगी, जहां जहां सेंटेंस आएगा, जहां जहां, अब सेंटेंस तो आपको पूरे पेपरों में पढ़ने हैं, तो हर सेंटेंस में किसी ईडियम को डाल के ने की गुंजाइश रहती है उनकी। तो ईडीएम को इसलिए पढ़ो कि अंग्रेजी पढ़ना सीख पाओ और समझ पाओ अच्छे से। इसलिए मत पढ़ना कभी भी कि नहीं भाई हमें तो ईडीएम आने तो हम ईडीएम पढ़ रहे हैं। ऐसा साइनोनिम एंटोनिम आने हैं तो साइनोनिम एंटोनिम पढ़ रहे हैं। अब साइनोनिम एंटोनिम पेपर में 100 में से 10 नंबर के आने हैं, और बाकी पैसेज में क्या करोगे? पैसेज कैसे समझोगे? वहां पे क्या वर्ड नहीं होंगे? होंगे ना बेटा वर्ड। तो ऐसे ही ज्ञान की जरूरत पड़ेगी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, और पूरे शब्द याद करा दूंगा आपको। ठीक है, बिठा दूंगा मन में। ठीक है, अभी हम कई बार रिवीजन करेंगे इनका, आप फिक्र मत करो, रिवीजन भी मेरे ही को कराना है, बस आप पढ़ते जाओ। गिर्ड अप द लॉइंस, गिर्ड अप द लॉइंस। ठीक है बेटा,
इसका मतलब होता है टू प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब तैयार होना, टू हार्ड वर्क, प्रिपेयर टू हार्ड वर्क, ठीक है, टू प्रिपेयर टू, ठीक है, प्रिपेयर फॉर कर लो, प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, ओके, प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। इसका मतलब है ग्रिड अप द लॉइंस का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। लिखते जाना भैया, ठीक है, ओके। कठिन परिश्रम की तैयारी करना, कठिन परिश्रम की तैयारी, ठीक है। और बेटा एक काम करना ना, इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, ये भी लिख लेना, ठीक है। आप कुछ एकदम एडवेंचरस करने जा रहे हो, अब सीधा समझ लो, जिन लोगों ने एडवेंचरस मेरे से पढ़ रखा है वो सीधा दिमाग में उतर गया होगा उनके कि सर कहना क्या चाहते हैं। आप कोई एडवेंचरस करने जा रहे हो, ठीक है, उसके लिए अब देखो कभी कभी न्यूज वाले आपको सीधा बोलेंगे, ठीक है, चाइना इज, ठीक है, ऐसे बोलेंगे चाइना में ट्राई सम एडवेंचरिज्म, तो इसका मतलब चीन घूमने ट्रिप पे नहीं जा रहा है, मतलब रिस्क लेके अटैक कर सकता है चाइना, ये है एडवेंचरिज्म का मतलब। अभी दोनों भारत और चीन की सीमा आमने सामने है ना, ठीक है, ठीक है, चाइना कैन ट्राई सम वेंचरिज्म, कोई वेंचर ट्राई कर सकता है चाइना, तो इसका मतलब बिजनेस खोल रहा है नहीं बेटा, रिस्क ले सकता है युद्ध लड़ने की, अटैक कर सकता है रात में, ठीक है। तो वेंचर या एडवेंचर जहां पर रिस्क इन्वॉल्व होने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे किसी स्थिति की तैयारी करना। अब देखो इसको समझ लो क्योंकि भूल जाओगे, 1000 वर्ड है। पहली चीज तो बेटा ये लॉयंस नहीं है, ये शेर नहीं है, शेर के लिए ये लाइन यूज होता है, ये लाइन यूज होता है शेर के लिए, ये लॉयंस है, शेर क्या होता है लाइन, ये लॉयन है, इसका मतलब बेटा होता है लुंगी, ठीक है, इसका मतलब होता है लुंगी। और जो ये ग्रिड है ना, ग्रिड, इसका देखा ना, ये GRI, ये सॉरी ग्रिप नहीं ग्रिड है, ग्रिडल, इसका मतलब होता है लपेटना या बांधना। अब इतने में आपको समझ आ गया होगा, इतने में आपको समझ में आ गया होगा। साउथ इंडियन फिल्में देखते हो, जब एक तो उनकी टंग वो ऐसे घुमाते हैं, हाँ इल्ला, ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं बेटा, लुंगी जो होती है ना उसको ऐसे करके टाइट करते हैं, फिर हीरो फाइट करता है। तो हीरो जब भी लुंगी पहने रहता है तो ऐसे लुंगी को पैर से निकालेगा, फिर ऐसे करके फिर टाइट करेगा। समझ में आ गई होगी आपको बात, पूरी कहानी, ठीक है भाई। तो मतलब ये है कि लुंगी टाइट करके निकल जाना किसी काम के लिए, ठीक है। जैसे बोला आपके घर वालों ने कि एक काम करो भैया, ये थोड़े पत्थर यहाँ से उठवा के यहाँ रखवा दो, तो आप थोड़ा तैयार होगे, हाथ वाथ पहुंचोगे, थोड़ा ऐसे ऊपर करोगे, ये सब इसी को बोलते हैं ग्रिड अप द लॉयंस, मतलब कुछ परिश्रम के लिए या काम करने के लिए तैयार होना, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। देखो मैं एक बहुत शानदार सेंटेंस आपको समझाता हूं आज। टाइट योर हॉर्सेस, मतलब घोड़ों को ना, घोड़ों को बांध दो, मतलब घोड़ों पे पेटियां बांध दो, और घोड़े पे मतलब एकदम टाइट कर देते घोड़े पे, वो बेल्ट वेल्ट लगा के फिर उस पर बैठना होता है ना, तो उस सीट को बांध दो, ठीक है। एंड गिर्ड अप योर लॉइंस, ठीक है, एज द वॉर इज इन द ऑफिंग। आपको बहुत मजा आएगा भैया ये देख के, इसमें मैंने 3 इडियम्स एक साथ यूज कर दिए। टाइट योर हॉर्सेस का मतलब होता है गेट रेडी, ठीक है, ओके। एंड ग्रिड अप योर लॉइंस, तैयार हो जाओ, अपनी अपनी लुंगी बांध लो, मतलब जो भी अपना साजो सामान है तैयार कर लो, क्योंकि द वॉर, युद्ध, इज इन द ऑफिंग, ठीक है। इन द ऑफिंग का मतलब होता है बेटा एंटीसिपेट, और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तुरंत जिन लोगों ने एंटीसिपेट वर्ड मेरे से पढ़ा उन्हें समझ में आ गया होगा, मतलब अनुमान, ठीक है। एज द वॉर इज, ठीक है, इन एंटीसिपेशन ऐसे लिखा होगा, इन एंटीसिपेशन, ठीक है, या फिर एंटीसिपेटेड। तो मतलब ये इन द ऑफिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज आने वाली है। इन द ऑफिंग का मतलब होता है कोई चीज आने वाली है, ठीक है, समझ में आ रही बात। इन द ऑफिंग का मतलब होता है जैसे मान लो दिवाली है, अब नहीं बोलते भाई दिवाली आने वाली है,
साफ सफाई का काम चल रहा है, महीने भर पहले हम लोग साफ सफाई शुरू कर देते हैं, सीधा ईडीएम लगाओ, दिवाली इज इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब, ठीक है, ये क्रिसमस के लिए यूज होता था, क्योंकि क्या है ना कि जो यूरोप की कंट्रीज है ना, यूरोप के देश, वहां पे क्या है ना, जैसे क्रिसमस आता है ना तो उसके पहले एक वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, एक हफ्ता होता है, नेम नहीं आ रहा, थैंक्स गिविंग वीक। थैंक्स गिविंग वीक, तो लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, तो क्रिसमस इन द ऑफिंग ये सेंटेंस यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। तो दिवाली अगर हमारी आ रही होगी, हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, तो कई बोल अरे दिवाली आ गई, अब जे काम करना जे काम, तो दिवाली इज इन द ऑफिंग। तो इन द ऑफिंग, गिर्ड अप द लॉइन, टाइट योर हॉर्सेस का मतलब होता है कि तैयार हो जाओ, गेट रेडी, ठीक है। तो ऐसे होता है, ऐसे आपको सेंटेंस में भरे पड़े मिलेंगे ये इडियम्स, तो रीडिंग के लिए समझो। तो गिर्ड अप द लॉइंस का मतलब भैया लुंगी बांध लो, अब समझ गए होगे सीधी बात। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, अब कुछ ना कुछ कठिन परिश्रम करना है, ठीक है। अब आपकी मम्मी ये बोले मान लो कि भाई पानी भर लाओ, तो सीधा भर लाओगे, लेकिन अगर ये बोले कि भाई ये लकड़ियां काट दो रखी हुई हैं, तो कुल्हाड़ी लेके जाओगे, पहले इधर उधर ऐसे मतलब बाएं करोगे, फिर तैयार होगे, फिर कुल्हाड़ी लेके काटोगे ना, ठीक है। तो कोई कठिन परिश्रम करना है तो थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। अब देखो एक वर्ड है, ईडीएम है आपका, गेट ऑफ स्कॉट फ्री। गेट ऑफ स्कॉट फ्री, ठीक है, गेट ऑफ स्कॉट फ्री, तो इसका मतलब होता है टू स्केप, टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, पनिशमेंट, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं इसको बता देता हूं, बिना सजा के मुक्त हो जाना, बिना सजा के मुक्त हो जाना, ठीक है बेटा। देखो गेट ऑफ, ये ओ डबल एफ है, ठीक है। गेट ऑफ माने बच जाना, किसी सजा से बच जाना, किसी हानि से बच जाना, हानि से, ठीक है, सजा से या हानि से मुक्त हो जाना या बच जाना, ठीक है। इधर पे देखो टू स्केप, स्केप का मतलब होता है बचना या भाग जाना, भाग निकलना, ठीक है बेटा। विदाउट माने बिना, पनिशमेंट का मतलब होता है सजा, सजा के बिना भाग निकलना या बच निकलना, ठीक है। जैसे एस्केप कहां पे होता है बेटा, प्रिजन, प्रिजन माने होता है जेल, तो जेल से अगर कोई प्रिजनर, जेल से अगर कोई प्रिजनर, प्रिजनर माने कैदी, अगर कोई कैदी जेल से भागेगा तो उसे बोलेंगे प्रिजन एस्केप, ठीक है, कि वो प्रिजन से भाग गया, ठीक है। एस्केप माने बच निकलना, एस्केप माने बच निकलना। अब गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना सजा या बिना किसी नुकसान के बच निकलना, ठीक है। अब ये गेट ऑफ स्कॉट फ्री ना आप डायरेक्ट कहां पे यूज कर सकते हो, जैसे बारिश हुई, अब बोला भाई हमारी फसल तो खराब हो जाएगी, खराब, लेकिन क्या है बारिश ज्यादा नहीं हुई, तो बोला ओह ठीक है भाई वी गॉट ऑफ स्कॉट फ्री, मतलब बारिश तो हुई लेकिन फसल को नुकसान नहीं हुआ। तो कोई काम में नुकसान की संभावना होती है लेकिन ना होना। अब इसके लिए मैं आपको सीधा बता देता हूं इसकी हिस्ट्री। बेटा स्कॉट का मतलब होता है टैक्स, ये जरूर लिख लेना। तो स्कॉटलैंड में क्या था, स्कॉटलैंड में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी इकोनॉमी डाउन थी, वॉर चल रहे थे, युद्ध चल रहे थे। स्कॉटलैंड में एक देश है, ठीक है, 1900 शताब्दी की बात है, तो उन्होंने हैवी टैक्सेस लगाए थे, बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था लोगों पे। और फिर जब सस्टेन नहीं कर पा रहे थे लोग, जब टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, तो गरीब लोगों को छूट दे दी। जो गरीब लोग थे उनको बोल दिया तुम टैक्स नहीं दोगे, हम केवल अमीरों से लेंगे। तो गरीब लोग कहने लगे फाइनली वी गॉट ऑफ स्कॉट फ्री, मतलब टैक्स फ्री, अब हमें टैक्स नहीं देना है। तो वो लोग टैक्स से बच गए थे, गरीब लोग जो थे वो टैक्स से बच गए थे, अब उन्हें टैक्स नहीं देना था। समझ में आ रही बात। तो वहीं से फिर ये ईडीएम निकल के आया कि टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, मतलब टैक्स नहीं देना, ठीक है, सरकार बोल दे भाई तुम्हें कर नहीं देना है, ठीक है। इसी के लिए तो हम लोग लड़ाई करते थे कि हम अंग्रेजों को कर नहीं देंगे या कम देंगे, ठीक है। वी वांटेड टू गेट ऑफ स्कॉट फ्री, ठीक है, बाय द टैक्सेस, ठीक है, इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है भाई, समझ आ गई बात आपको। हाँ, अब एक देख लो बेटा, वर्ड है फेबियन पॉलिसी, एक वर्ड है बेटा फेबियन पॉलिसी, ठीक है। ये यहाँ पे ना फेबियन सोसाइटी समझ लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। फेबियन सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समूह, ठीक है। फेबियन पॉलिसी जो है ना,
फेबियन पॉलिसी की अगर आप बात करो तो इसका मतलब होता है पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, ठीक है, विद CAUTION, कॉशन, मतलब सचेतता से देरी करना। सॉरी, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, और यहां पे डिले का मतलब देरी करना, ठीक है, नीति, ठीक है। तो फेबियन पॉलिसी का मतलब फेबियन नीति, और फेबियन नीति में क्या होता है, वह नीति जिसमें देरी करते हैं निर्णय लेने में, विद कॉशन का मतलब है सोच के, जानबूझ के नहीं। बोलते नहीं काहे तुम लेट लपाट कर रहे हो भाई, जल्दी करो। फेबियन पॉलिसी या फेबियन नीति वह नीति होती है जिसमें डिले करते हैं, देरी करते हैं, लेकिन सोच समझकर देरी करते हैं। इसके लिए आपको जवाहरलाल नेहरू जी का मैं एग्जांपल दे देता हूं। 1900 शताब्दी की बात है, जब इंग्लैंड में लेबर पार्टी थी ना, तो उन लोगों का बहुत जगह शासन था, ठीक है, बहुत जगह पे अंग्रेजों का। तो एक समिति थी जो लेबर पार्टी के लिए रिप्रेजेंट करती थी, लेबर पार्टी के लिए सलाह देती थी। ये थिंक टैंक था, ये थिंक टैंक था। अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा चुका हूं, ये स्कॉलर्स का एक समूह था। 1900 की बात है, 1905 की बात है। एक थिंक टैंक था लेबर पार्टी के, जो वहां पे शासन करती थी, जिनका राज था कहां पे, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जिनका राज था, उनका एक थिंक टैंक था जो स्कॉलर से भरा हुआ था। उनमें एक स्कॉलर थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। तो यहां पे इसमें जवाहरलाल नेहरू जी फेबियन, और ये जो थिंक टैंक था ये फेबियन पॉलिसी या फेबियन सोसाइटी बोला जाता था, इसे फेबियन समूह बोला जाता था। फेबियन पॉलिसी ये फॉलो करते थे। वो क्या करते थे सुन लो। उनका कहने का मतलब क्या था, उनका कहने का मतलब ये था बेटा कि जब भी कोई देश जो है ना उसको बदलना हो, जब भी किसी देश को हमें बेटर करना है, मतलब और ज्यादा अच्छा करना है, भारत है तो भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो नेहरू जी इस बात के समर्थक थे कि जो रिफॉर्म है ना, रिफॉर्म, बदलाव, वो ग्रेजुअल होने चाहिए। ग्रेजुअल रिफॉर्म के समर्थक थे, ग्रेजुअल रिफॉर्म के समर्थक थे वो। समझ रहे हो, मतलब ग्रेजुअल का मतलब धीमे धीमे, और धीमे धीमे सुधार के समर्थक थे। उनका रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन में ये वर्ड है रिवोल्ट, रिवोल्ट का मतलब होता है क्रांति। उनका क्रांति में बिलीव नहीं था, रेवोल्यूशन में बिलीव नहीं था, उनका इसमें बिलीव नहीं था, बगावत में। भाई अंग्रेजों से नाराज थे तो चंद्रशेखर आजाद जी की बात करो आप, भगत सिंह की बात करो, चंद्रशेखर आजाद की, तो चंद्रशेखर आजाद जी रेवोल्यूशनरी थे। वो रेवोल्यूशन करते थे, रिवोल्ट, क्रांति। अंग्रेजों को सीधा उन्होंने कहा मारो अंग्रेजों को, हटाओ, इतने हम लोग हैं। लेकिन अगर आप नेहरू जी की पॉलिसी देखो तो वो ये कहते थे नहीं नहीं, क्रांति नहीं लानी है, क्रांति में उधर के लोग मरेंगे लेकिन हम अपने लोग नहीं मरवाएंगे। ये नेहरू जी की थिंकिंग थी। हम क्या है, ग्रेजुअल रिफॉर्म चाहते हैं। हम अंग्रेजों पे प्रेशर ज्यादा से ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे वो क्या है, धीमे धीमे हमारे देश को आजाद कर देंगे और धीमे धीमे हम उनसे शासन ले लेंगे। क्योंकि एकदम से अगर रिवॉल्यूशन होगा, उसका सही भी कारण था एक उनका, ठीक है, हर जगह पे क्या है, डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। तो इस बात पे आज भी डिबेट होनी चाहिए कि क्यों नहीं, नेहरू जी बिल्कुल सही तो थे, उनका भी अपना एक, भाई इनकी भी बात सही है, इनकी भी। उनका कहना यह था कि अगर एकदम से क्रांति कर दो, इतने अंग्रेजों को मार दो, सारे अंग्रेज मर जाएं। अब जब देश में कोई शासन नहीं होगा तो देश में अलग अलग जगह से आवाजें उठेंगी और फिर देश एक दूसरे से लड़ेगा। अगर हम अंग्रेजों से पावर ट्रांसफर करते हैं तो हमें उनकी आर्मी मिल जाएगी, हमें उनका एयरफोर्स मिल जाएगा, हमें उनका हर जगह से सपोर्ट मिल जाएगा, तो हमें देश को एक रखने में आसानी होगी। लेकिन अगर रेवोल्यूशन होगा तो ऐसा ना हो जाए कि साउथ इंडिया अलग हो जाए, नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाए। तब क्रांति से ये डर था कि अरुणाचल के लोग अपने आप को अलग ना कर लें। तो भारत को एक करने के लिए ग्रेजुअल रिफॉर्म की जरूरत थी, माने चीजों को देरी में करो, धीमे धीमे करो। तो पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस विदाउट कॉशन, सॉरी विद कॉशन, मतलब ध्यान रख के चीजों को देरी देरी, आराम आराम से करना। ठीक है, भारत को आजाद जल्दी भी कर सकते थे, लेकिन नेहरू जी का यह मानना था कि अंग्रेजों से हम अगर आजादी लेंगे, ठीक है,
और उनको बता के और उनकी सहायता लेके तो ज्यादा बेटर होगा। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया बात है। और अंग्रेज छोड़ के गए थे और भारत एक हुआ भी था उस हिसाब से। तो हर अपने अपने हिसाब से सारे लोग सही हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। आपको ग्रेजुअल रिफॉर्म भी पता चलेगा। रिफॉर्म का मतलब होता है अपने आप को ढालना। अब मैं भी वही बात मैं कह रहा हूं, मैं आपको 3 महीने में एकदम से मास्टर नहीं बना सकता, 12 महीने मास्टर बनने में आपको लगेंगे। ग्रेजुअल रिफॉर्म होगा। रिफॉर्म का मतलब परिवर्तन आप में, और वो परिवर्तन आपका केवल नौकरी लगने तक स्थिर नहीं रहेगा। नौकरी लगने के बाद भी आप बहुत बढ़ोगे आगे, बहुत ज्यादा बढ़ोगे। आप जब जॉब पे जाओगे तो आपका एक अलग नाम रहेगा, वहां ऑफिस में भी आपकी इज्जत रहेगी। ठीक है भैया। अब उसके बाद एक ईडियम है मूट पॉइंट। ठीक है, मूट पॉइंट, अ डिबेटेबल पॉइंट। एक ऐसा मुद्दा जो बहस का मुद्दा हो, एक ऐसा मुद्दा जो बहस का मुद्दा हो, एक ऐसा मुद्दा जो अनडिसाइडेड हो, जो अनडिसाइडेड हो, एक ऐसा मुद्दा जो डिसाइडेड नहीं हो। बेटा मूट पॉइंट, मूट का मतलब होता है, यहां पे मूट का मतलब होता है विवादास्पद, जिस पे कोई पक्का समाधान नहीं निकल सकता, उसको कहते हैं मूट पॉइंट। ठीक है, एक ये डेडलॉक होता है जिसपे हम बात करके ही चीजों को आगे निकाल सकते हैं। अब आज की डेट में अगर अखबार वालों की बात करो, न्यूज वालों की, तो उनके लिए, या फिर हमारे थिंक टैंक हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके लिए मूट पॉइंट क्या है वो समझ लो। ये आखिरी इडियम है फिर। ठीक है, देखो बेटा, ये है हमारी LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इस तरफ चीन का राज है, इस तरफ चीन का राज है, इस तरफ है भारत। ये है चीन और ये है भारत। अब समस्या मेन पता है क्या हुई? चीन अगर यहां पे अपनी आर्मी रख देता ना तो समस्या नहीं होती। चीन ने क्या किया, इधर पे ससुरे 3 किलोमीटर अंदर आ गए, गलती ये की, अब पछता रहे हैं। अब ये पछता रहे हैं बहुत ज्यादा, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और पहले क्या है, कोरोना के चक्कर में घबरा गए, उन्होंने कहा ऐसी तैसी भारत रोड बना रहे हैं, हम अंदर आ जाएंगे। अब बैठ तो गए हैं, अब बैठ तो गए हैं, अब इधर पे भारत की सेना बैठ गई। अब समस्या क्या है ना, कि चीन की हालत अभी वैसे ही खराब है। अमेरिका ने बोल दिया कि हम G7 को G10 बनाएंगे, जिसमें रशिया आना चाहे तो आ जाए, चीन को नहीं रखेंगे। पूरे विश्व में अधिकतर, रूस को छोड़ के अधिकतर सारे देश चीन के खिलाफ हैं। अगर चीन से इंडिया का वॉर होता है तो चीन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा, आप ये बात ध्यान रखना। ठीक है, वो दिखाते बहुत ज्यादा है, उनकी पॉलिसी होती है, वो लोगों को डराते हैं। आप चीन की फिल्में देखना, कराटे वराटे कराटे हो रहे हैं, ठीक एकदम से, ये उनकी असलियत नहीं है। जाट का एक थप्पड़ पड़ता है तो चीन वाला 6 फीट दूर गिरता है। 1962 में ये हो चुका है बेटा। हमारे 88 लोगों ने उनके 340 लोगों को मारा था। और हमारे मेजर शैतान सिंह की एक टुकड़ी थी जिसमें 120 लोगों ने मिलकर 1300 चीनियों को मारा था। 120 लोगों ने 1300 चीनियों को मारा था, मतलब एक आदमी ने 11 आदमी मारे थे चीन के, और वो भी ऐसे सिर पकड़ पकड़ के चट्टान में मारे, बंदूक भी नहीं थी उनके पास। तो बात यह है ना कि ऐसा नहीं है हम लड़ने में कमजोर हैं, लेकिन चीन क्या है, आजकल मीडिया में डर बना रहा है हिंदुस्तान के, अरे चीन अटैक कर देगा, चीन तो बहुत ताकतवर है, ऐसा है। अब समस्या क्या है, वास्तविकता यह है बेटा, ये पेंगोंग लेक है। अब समस्या क्या है कि इधर पे ना मोदी साहब की सरकार है। एक बात बता रहा हूं, अगर मोदी साहब ने कहा चलो ठीक है तुम 3 किलोमीटर अंदर आ गए, अब तुम यहीं रहना, तो समस्या क्या हो जाएगी, मोदी साहब की सरकार गिरने के चांसेस हैं। गिरने के नहीं तो अगली बार हार जाएंगे, भाई तुमने 3 किलोमीटर हमारा एरिया क्यों दिया। इस बात को मुद्दा बनाएंगे लोग, दूसरी पार्टी वाले मुद्दा बनाएंगे, तो मोदी जी मान नहीं सकते, उन्हें तो चुनाव जीतना है। हाँ, ये सिचुएशन होगी बेटा, कोई भी नहीं स्वीकारेगा कि चीन को तुमने 3 किलोमीटर की जगह दी कैसे। मोदी साहब जा नहीं सकते कहीं, और दूसरी चीज जाना भी नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो जाना भी नहीं चाहती, तो इन्होंने कह दिया कि बेटा तुम्हें जाना तो पड़ेगा और तुम्हारे पिताजी जाएंगे। अब समस्या क्या है कि ये जो विवाद है ना, ये जो शी जिनपिंग ने विवाद पाला हुआ है, अब शी जिनपिंग जो है ना वो भी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो पहले ही से कमजोर है। इसलिए तो भारत पे अटैक का वो मतलब वो बना रहे थे, होना जाना कुछ है नहीं, अटैक करना होता कर देते भाई। तो अब ये भी नहीं वापस जा सकते ना, क्योंकि शी जिनपिंग की भी इज्जत का सवाल है।
अब सी जिनपिंग की भी इज्जत का सवाल है, मोदी जी की, और ये जो टॉक्स चल रही है ना, बातें, इनमें यही डिस्कशन हो रहा होगा कि तुम भी अपनी इज्जत बचा लो और हम भी अपनी इज्जत बचा लेते हैं। ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि सी जिनपिंग ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उस गलती को सुधारने का मौका है, तो धीमे धीमे क्या कर रहे हैं, अभी 2 किलोमीटर पहले खिसक गए, सेम टेंटों को 2 किलोमीटर पहले लगा लिया और फिर कह रहे हैं अरे हम तो यहां थे, तुम कह रहे हो 3 किलोमीटर, हम तो 1 किलोमीटर आए थे। तो अब नौटंकी करनी शुरू कर दी है चाइनीज ने। ये धीमे धीमे जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो अब थिंक टैंक जो हैं उनके पास मुद्दा क्या है, एक ऐसा मुद्दा है जिसमें अब ये समस्या आ रही है कि चीन भी वापस नहीं जा सकता और इंडिया तो हटेगा नहीं, इंडिया तो वापस भेजेगा ही जैसे भी भेजे तुम्हें। तो एलएसी के इस तरफ इंडिया को भेजना है और चीन जाने को तैयार नहीं है। तो ये एक अनडिसाइडेड पॉइंट है। अब इस अनडिसाइडेड पॉइंट पे कोई ना कोई समाधान चाहिए। तो समाधान के लिए ये एक अड़ियल मुद्दा है, इस पे डिबेट होंगे, बहस होंगी, सोचेंगे लोग, सजेशन देंगे, सरकार के सलाहकार सजेशन देंगे, देश के अलग अलग एरोडाइट से सजेशन आएंगे, भाई ऐसा करो ऐसा करो। तो फाइनली अब देखो क्या होता है। तो मूट पॉइंट है आज की डेट में कि कैसे सी जिनपिंग अपनी इज्जत बचाएं कुल मिला के, क्योंकि मोदी जी की इज्जत तो बनी हुई है, इज्जत हो रही है इनकी खराब। तो ये एक डिबेटेबल पॉइंट है और अनडिसाइडेड पॉइंट है। जिस दिन ये डिसाइड हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी। समझ आ गई बात। तो वे मुद्दे जो डिसाइडेड नहीं है, डेडलॉक पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको कैसे सुलझाया जाए उसकी बहस करने के लिए उनको मूट पॉइंट बोला जाता है। इनको उन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है बेटा, मूट पॉइंट बोला जाता है। मिलते हैं फिर कल ग्रामर में। थैंक यू।